नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त कुशल होंगे और साथ ही कुछ जुड़ेंगे और उसके बाद बातचीत का सिलसिला आज शुरू करेंगे। और कई दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं। हालांकि दिक्कत है, प्रदेश सरकार ने 7 जिलों का इंटरनेट बंद किया हुआ है और कैथल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी से जब इंटरनेट बंद होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद नहीं है। हालांकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार ने 7 दिनों से इंटरनेट बंद किया हुआ है और पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे होंगे इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत सारे साथियों के साथ जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और जो वीडियो है वो भी वायरल बहुत कम हो रही हैं। और जहां तक की बात करें आज हम किसान के मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करेंगे और कुछ साथी और जुड़ते जाएंगे। दरअसल आज का आखिरी दिन था और किसान नेताओं ने वार्निंग दी हुई थी कि 21 फरवरी को वो लोग दिल्ली कूच करेंगे और शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पंजाब के किसान बैठे हुए हैं। हालांकि हरियाणा से भी शंभू बॉर्डर पर दूसरी तरफ कुछ किसान गए हुए हैं जो किसान नेता हैं और केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के साथ 4 दौर की बैठक भी की थी और चौथे दौर की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि 4 फसलों के जो दाम है उनकी गारंटी दी जाएगी। उसमें दलहन की फसल थी, कपास और मक्के की फसल थी। हालांकि सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम बढ़ाया गया था ताकि किसानों को एमएसपी की गारंटी इन फसलों पर मिले। और केंद्र सरकार के जो मंत्री थे, जो 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल था जिन्होंने किसानों से बातचीत की, तो उन्होंने किसानों को कहा कि अगर आप विविधीकरण अपनाते हैं और जो किसान गेहूं एजीरी की फसल की खेती कर रहे हैं, अगर वो दलहन की या फिर कपास की या फिर मक्की की खेती करेंगे तो उनको एमएसपी की गारंटी मिलेगी और जो खरीद है उस पर बिल्कुल कैप भी नहीं होगी। वहां पर जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे बैठक में, वहां से आ गए थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जो माहिर हैं खेती के विशेषज्ञ उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद बताएंगे। उन्होंने 2 दिन का समय भी लिया था और रात को उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस जो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है हम उस पर सहमत नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो लोग दिल्ली कूच करेंगे 21 फरवरी को अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। उनमें जो किसानों का कर्जा है उसके माफ करने की बात भी कही गई। और जब 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम माहिर लोगों से बातचीत करेंगे। सवाल पहले ये खड़ा होता है कि ये माहिर लोग कौन हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर सरकार के जो प्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री हैं, तो उनका आरोप है कि चुनाव सिर के ऊपर है और किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में सियासी फायदा लेने के लिए विपक्षी दलों ने इन किसानों को आगे किया हुआ है। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए भी जा रहे हैं। हालांकि ये संदेह पैदा किसान भी करवा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता भी करवा रहे हैं। वो माहिर लोग कौन हैं? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो केंद्रीय मंत्री जो सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए थे किसानों से बातचीत करने के लिए, तो माहिर लोग कौन है? उनसे ये कहकर बैठक से उठे थे कि उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहिर लोग वही हैं क्या जो विपक्षी पार्टी के नेता है या फिर कोई खेती बाड़ी के विशेषज्ञ? सवाल या अगर खेती बाड़ी के विशेषज्ञ हैं तो इन किसान नेताओं को चाहिए था कि बैठक जब किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ हो रही थी तो इन विशेषज्ञों को उसमें शामिल
कराया जाना चाहिए था। कारण है कि एक दो लोग तो किसानों की तरफ से मिले नहीं, या दो तीन विशेषज्ञ को अपने साथ लेकर चलते। जब प्रतिनिधि मंडल सरकार का उनसे बातचीत कर रहा होता और ये माहिर लोग या विशेषज्ञ लोग साथ में होते तो उनसे अच्छी तरह से बातचीत हो सकती थी। और किसानों से माहिर तो कौन हो सकता है, किसान बड़े माहिर हैं खेती के प्रति। तो देखें, यहाँ पर गलती सरकार की तरफ से भी हुई है और किसानों की तरफ से भी हुई है, क्योंकि सरकार ने कहा कि जो किसान इन दोनों जीरिया गेहूं की फसल से हटकर कपास, दलहन या मक्के की खेती करेगा उनको गारंटी दी जाएगी एमएसपी की। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि उन किसानों को क्यों नहीं दी जाएगी जो किसान पहले से ही मक्के की खेती कर रहे हैं, जो किसान पहले ही कपास या फिर दलहन की खेती कर रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो नए किसान हैं जीरी और गेहूं की फसल को छोड़ेंगे उनको इसका फायदा मिलेगा। ये गलत है, बल्कि उनको पहले मिलना चाहिए जो किसान जागरूक हो, जो पहले से खेती कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वाटर लेवल है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है और इसी तरह से जीरी और गेहूं की फसल होती रही तो यहाँ बड़ी दिक्कत का सामना आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा और यहाँ तक कि पेयजल तक की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, वो गेहूं और जीरी की फसल कर रहे हैं। किसानों का तर्क है कि वो दूसरी फसल करते हैं तो उस फसल के मार्केट में अच्छे दाम नहीं मिलते। यह बात सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी हैं किसान मंडी में लेकर आते हैं तो मार्केट में उन्हें उतने दाम नहीं मिलते, क्योंकि सरकार उस फसल को खरीदते नहीं। और पिछली दफा हमने देखा भी है कि जो मक्के की खेती बहुत सारे किसानों ने खासतौर पर हरियाणा में भी की थी, लेकिन जब वो मंडियों में इन फसलों को लेकर गए तो उचित दाम इन्हें नहीं मिले, इससे उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि किसान क्यों विविधीकरण अपनाएंगे, क्यों दूसरी फसलों की खेती करेंगे जब उन्हें घाटा पड़ जाएगा। अब आज की अपडेट तो यही है कि जैसे कल क्या होगा देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि किसानों ने चेतावनी दी हुई है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो दिल्ली के लिए कुछ करेंगे और शंभू बॉर्डर पर दूसरी तरफ बड़ी संख्या में किसान भी खड़े हैं। तो आज हाई कोर्ट में भी ये मामला चला था और हाई कोर्ट ने आज थोड़ा सख्त लहजे में कहा कि पंजाब सरकार अपनी तरफ इन किसानों को जमा मत होने दे, यानी वहां जो लोग खड़े हो रहे हैं वहां पर धरने पर बैठ चुके हैं तो वहां पर मत बैठने दें। और उन्होंने कहा कि जीटी रोड के ऊपर जैसे ट्रैक्टर और ट्राली लेकर जाते हैं ये खतरे से खाली नहीं होती, तो ये कानूनी तौर पर भी गलत है। तो ट्रैक्टर और ट्राली लेकर ये किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करे, ऐसे हाई कोर्ट के आदेश भी हैं कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाना गलत है। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी कल क्या फैसला होने वाला है। क्या किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला एक बार फिर कल से शुरू होगा या फिर किसान कुछ करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक की बात करें हरियाणा की तरफ से देखें, हरियाणा सरकार पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है और हरियाणा की जो पुलिस फोर्स है वो शंभू बॉर्डर पर खड़ी है, इसके अलावा जो दूसरे रास्ते हैं वहां पर भी खड़ी है। लेकिन जो मुख्य घटना घट सकती है वो घटना शंभू बॉर्डर पर ही घटेगी, क्योंकि वहां किसानों की संख्या ज्यादा है और वो कुछ करने का अगर प्रयास करेंगे तो जो हरियाणा सरकार है और हरियाणा पुलिस है उनको रोकने के लिए प्रयास करेगी। जहां तक की बात है तो ये किसानों पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि किसानों ने जो ये आंदोलन शुरू किया है इसलिए शुरू किया है कि सरकार का जो टर्म पूरा होने जा रहा है और जाते जाते उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा कार्य कर दे या एमएसपी की गारंटी दे दे। और उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव के डर से ये सरकार दबाव में जरूर आएगी, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा कि सरकार इन किसानों के दबाव में आती दिखाई दे रही है। कारण साहब है कि भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि इस दफा यानी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे
इन चुनाव में उन्हें कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा, यानी कोई मुकाबला दिख नहीं रहा, इसलिए कम संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार किसानों के दबाव में आएगी, क्योंकि किसान ने जो दबाव बनाने का प्रयास किया है उस दबाव में भारतीय जनता पार्टी आती दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया हुआ है कि एनडीए 400 पार हो जाएगी। और देखिए, इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन यह गठबंधन भी धीरे धीरे टूटता जा रहा है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि वो दिल्ली या पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें कांग्रेस के लिए ऑफर की हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है कि जो अखिलेश यादव ने उन्हें सीटें ऑफर की है, क्या उनसे वो संतुष्ट है या नहीं है। हालांकि देखिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास कोई ज्यादा कुछ नहीं है। अमेठी लोकसभा सीट एकमात्र उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। और राहुल गांधी, अमेठी में राहुल गांधी हार गए थे, रायबरेली जीती थी। और ये रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही और वो राज्यसभा में जा रही है। राजस्थान से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेगी। लिहाजा कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में ना कोई बड़ा संगठन है, ना कोई कैडर बचा उनके पास, लेकिन वो चाहती है कि जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने उस समय करीब 40 सीट पर लोकसभा के चुनाव लड़े थे और 21 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस उसी फार्मूले के तहत उतनी सीट चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें इतनी सीट देने के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें इतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में क्या समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा, यह समय बताएगा। लेकिन जो कल का घटनाक्रम होगा, हर किसी की निगाह उस पर है, क्योंकि जब से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे उनसे 2 दिन पहले ही हरियाणा में 7 जिलों में नेट पर रोक लगाई हुई है और आप लोगों के मोबाइल भी नहीं चल रहे। और वाईफाई की बात करें, वाईफाई भी इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं और इसकी जो ये भी पूर्व दिखा रहा है कि ये भी कोई ज्यादा तेज गति से चल नहीं रहा। हो सकता है कि आप देख रहे हैं और जो वीडियो है बीच बीच में रुक भी रही होंगी, ऐसा अंदेशा मुझे लग भी रहा है, क्योंकि जो वाईफाई की जो रेंज है वो अभी कम दिखाई दे रही है और मोबाइल मेरा बता भी रहा है। तो देखिए, आम लोग बड़ा दुखी है और इस समय फरवरी के महीने में अब कल से 10वीं की परीक्षा शुरू हो जाएंगी और उसके बाद +2 की भी परीक्षा शुरू हो जाएंगी और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कारण साफ है कि पहले जब आप और हम पढ़ते थे तो उस समय किताबों में पढ़ते थे और एक लाइट की जरूरत होती थी, लेकिन अब जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल बदल चुका है। और देखें तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार में तो मोबाइल पर ही नेट रखते हैं, लेकिन ये वाईफाई नहीं लगा हुआ है, तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मोबाइल चल नहीं रहा है। और इसके साथ साथ देखें तो अब नीट की परीक्षा भी होनी है और 28 फरवरी का ये अंतिम डेट है बच्चों को अपने फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन जब किसी के पास फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वाईफाई नहीं चलता या ओटीपी नहीं आती या फिर मैसेज नहीं आते, तो कैसे वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। दिक्कत यहां पर भी खड़ी हो रही है। लेकिन सरकार है, आम पब्लिक की सुनवाई नहीं कर रही है और ये स्थिति केवल हरियाणा की नहीं है, पंजाब की भी ऐसी स्थिति है। 7 जिलों में पंजाब की सरकार ने भी इंटरनेट पर बैन लगाया हुआ है, इंटरनेट नहीं चल रहा, रोक लगाई हुई है। और जिस तरह से किसान धमकी दे रहे हैं, हो सकता है कि ये जो नेट पर जो रोक है वो आने वाले समय में भी बढ़ जाए तो दिक्कत और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। लेकिन सरकार जो आम पब्लिक है उसकी सुनवाई नहीं कर रही, चाहे पंजाब की सरकार की बात करें या फिर हम बात करें हरियाणा की सरकार की, तो दोनों सरकारों को डर यही है कि अगर इंटरनेट
जारी रहेगा तो हो सकता है कि मामला ज्यादा बिगड़े, क्योंकि अगर इंटरनेट बंद रहेगा तो जो बहुत सारे ऐसे समय पर कुछ शरारती तत्व कुछ गलत वीडियो भी डाल देते हैं लोगों को भड़काने वाले, तो उससे ज्यादा लोग भड़क सकते हैं। सरकार को यही डर है। और देखें तो अगर कल की बात करें, कल हो सकता है कि प्रयास किसानों की तरफ से भी हो कि वो शंभू बॉर्डर पार करने का प्रयास करे, तो यह भी संभव है कि हरियाणा पुलिस भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। खैर ये समय की बात है, कल क्या होने वाला है। और देखा यह भी गया कि केवल बच्चे ही परेशान नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो आयुष्मान कार्ड हैं, मरीज हैं, वो अपना आयुष्मान कार्ड लेकर हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो कार्ड चल नहीं पा रहा नेट की वजह से। जब कार्ड नहीं चलेगा तो हॉस्पिटल वाले उनका इलाज नहीं कर पा रहे। यानी हर कोई सरकार के इस फैसले से दुखी है। और आज कैथल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो आंदोलन में जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, ये इससे किसान और भड़केंगे। नायब सिंह सैनी हो या फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन लोगों को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। निश्चित तौर पर वहां पर किसान हैं और किसानों की बहुत सारी समस्याएं भी हैं और उन समस्या को भी रख रहे। हालांकि जो समय चुना है इन किसानों ने सही नहीं है, तो क्योंकि उन किसानों पर भी सवाल खड़े होंगे। और अब देखें तो 1 महीने के बीच बीच में आचार संहिता भी लग सकती है, तो किसान किन से बातचीत करेंगे, सवाल यहां भी खड़ा होता है। किसानों को भी चाहिए था कि ये चुनाव होते और चुनाव के बाद जो नई सरकार बनती, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बने या फिर कांग्रेस की बने, तो उस समय बातचीत करते तो अच्छा रहता। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि ये सियासी खेल ज्यादा है। और जो 3-4 फसलों की सरकार ने माना कि हम MSP देने के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए था। साल 2 साल बाद फिर आंदोलन कर लेते, जो दूसरी फसलों की MSP मांग लेते, तो धीरे धीरे करके किसान अपनी मांग रखते, तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके MSP की यह मांग किसानों की पूरी हो जाती या फिर कर्जे माफी की मांग किसानों की पूरी हो जाती। तो देखिए, हालांकि अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की है खूबरू उनको माना जाएगा अगर उनकी केंद्र में सरकार आती है। तो क्यों ना, अगर सरकार किसानों को लग रहा है कि ये सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही, तो किसानों को चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत दे। या और कुछ जो किसान यूनियन के घटक हैं, ये अलग अलग यूनियन बनी है, वो तो चुनाव मैदान में उतरती है, वो क्यों नहीं चुनाव मैदान में उतरे। अब उन्हें भी चुनाव मैदान में जाना चाहिए, उन्हें भी पता लग जाएगा कि जो मतदाता उन्हें कितने चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। और पिछली दफा आप लोगों ने भी देखा है कि जब दिल्ली में करीब 1 साल तक ये किसान धरने पर बैठे थे, वहां के आसपास के एरिया की जो आर्थिक हालत बहुत बुरी हो गई थी। लोग दिल्ली आने और जाने में बड़े दिक्कत महसूस कर रहे थे, कामकाज ठप हो गया था। और अब शंभू बॉर्डर पर बहुत सारे किसान बैठे हैं और दिल्ली में भी सरकार ने कुछ बैरियर लगाए हुए हैं और अभी से वहां दिल्ली के अंदर जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और 4-5 हजार छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं वहां पर, तो वहां पर जो मजदूर लोग जाते हैं वो जा नहीं पाते, कई घंटे लेट हो जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। और जब वो लेट पहुंचेंगे तो कंपनी के मालिक उनका जो मजदूरी है वो काट लेते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर दिल्ली में जाकर धरने पर ये लोग एक बार फिर बैठ जाएंगे तो सरकार को इतनी समस्या नहीं है। 1 साल आपने पहले भी बैठ कर देख लिया है। समस्या आम आदमियों के लिए है, जो दिल्ली कमाते हैं उन लोगों को बड़ी समस्या है, उन लोगों की आर्थिक हालत बड़ी कमजोर हो जाती है और जो आसपास में धंधे हैं वो चौपट हो जाते हैं। किसानों को, ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए। तो देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारी मांगे हैं किसानों के, लेकिन जो तरीका है ये सही नहीं है। आप पंजाब से 1000, 1200, 2000 ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाएंगे सड़कों पर, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये वो भी गलत है। क्योंकि अगर आपकी नीयत सही है, आपकी नीयत साफ है,
तो थोड़े थोड़े करके किसान वहां जाते, या फिर पंजाब में भी धरना दिया जा सकता है, लेकिन पंजाब में कोई धरना नहीं देंगे, कहेंगे कि ये केंद्र सरकार का मामला। आप दिल्ली में जाकर बैठेंगे, दिल्ली में कितने लोग परेशान होंगे यह भी देखना चाहिए। लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली दफा जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर ये लोग बैठ गए थे और इनकी बात मान ली गई थी, तो इन्हें लग रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम जो चाहे हम उनसे मनवा सकते हैं। सरकार पर दबाव डालना सही है जो भी मांगे हैं, लेकिन जो तरीका है वो कतई ठीक नहीं है। 1000-2000 ट्रैक्टर ट्राली लेकर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाएंगे, इसे उचित नहीं माना जाएगा। कोई हादसे भी हो सकते हैं, और ये तरीका अगर किसान अपनाएंगे और लोग दुखी होंगे, तो दुखी होने पर जो नाराजगी है लोगों की, वो किसानों के प्रति रहेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस दफा बढ़िया खेल भी खेल दिया है ताकि उसको नुकसान नहीं हो। उन्होंने 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा है किसानों से बातचीत करने के लिए। 4 दौर की बैठक हो चुकी है, प्रस्ताव भी दे दिए हैं। अब अगर आम लोग नाराज होंगे तो वो सीधे किसानों पर नाराजगी व्यक्त करेंगे और कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और उसके उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिलेंगे। हालांकि हो सकता है विपक्षी दल ये सोच रहे होंगे कि किसान आंदोलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा फायदा मिलता भी नजर नहीं आ रहा है। जो किसानों की वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, चाहे वो 6 महीने पहले नाराज थे, चाहे अब नाराज हैं, या उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी, वो वोट वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले नहीं है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे भी नहीं रहे थे। इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों को भी संयम बनाकर रखना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी पुलिस फोर्स है वो भी हमारे किसानों के बेटे हैं, और वो आपस में भिड़ेंगे, अच्छा कतई नहीं लग रहा। और किसानों को भी बड़े संयम के साथ धीरे धीरे करके अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखनी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि उन मांगों पर विचार करे और किसानों की जो भी मांगे हैं वो धीरे धीरे करके मान लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो किसान है अनाज पैदा करता है। आप देख सकते हैं कि जब कोरोना आया था तो बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी थी, और आज तक के उन देशों की अर्थव्यवस्था उठी नहीं है। लेकिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत इसलिए रही क्योंकि हमारे जो धरती पुत्र हैं, जो हमारे किसान हैं, उन्होंने अच्छा उत्पादन किया हुआ था, और जिसकी वजह से आज तक, अब 4 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को भरपूर जो फ्री में भोजन दे रही है केंद्र सरकार, वो तब दे रही है कि हमारे किसानों ने खूब खून पसीना बहाया है और अनाज पैदा किया है। और आज ऐसा नहीं है कि हमारे किसानों की आर्थिक हालत भी कमजोर, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखें तो 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख से भी ज्यादा रुपए की 1-1 एकड़ रकबे में जीरी की फसल हुई है, और गेहूं भी अच्छी खड़ी है। वो पहले वाली बात रही नहीं, क्योंकि अब जो किसान है वो भी जागरूक हो चुका है, और किसान भी अच्छी तरह से मेहनत करके अनाज का उत्पादन कर रहा है। क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे किसान हुआ करते थे क्योंकि वो समय पर दवा नहीं डालते थे और उनकी जीरी की फसल भी खराब हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्यों? अब तो ये एक तरह से एक उद्योग का रूप धान खेती कर चुकी है, और खेती अभी इतनी घाटे का सौदा भी नहीं है अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आए, और सरकारें भी अच्छे दाम फसलों को दे रही है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं, वो आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं, कर्जा उन पर चढ़ चुका है, और केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, दोनों सरकारों को भी चाहिए कि ऐसे किसानों की मदद करनी चाहिए। अगर इन किसानों की मदद होगी तो निश्चित तौर पर इनकी जो आर्थिक दशा है वो सुधरेगी, और जब आर्थिक दशा सुधरेगी तो वो अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छी फसल का उत्पादन करेंगे। बहुत बहुत आभार, और मेरे तमाम दोस्तों से अपील है कि वो दामुद्दा को शेयर जरूर करें
और दा मुद्दा को फॉलो जरूर करें। दा मुद्दा यूट्यूब पर भी है, आप यूट्यूब पर भी दा मुद्दा से जुड़िए। हम मेरी तस्वीर उस पर है, क्योंकि आजकल जब दा मुद्दा काफ़ी आगे बढ़ने लगा तो कुछ लोगों ने दा मुद्दा के नाम से यूट्यूब पर और फेसबुक पर चैनल बना लिए हैं, लेकिन दा मुद्दा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यह आपके प्रेम और सहयोग के चलते ऐसा हुआ है। तो मेरी तस्वीर जहां आपको दिखे दा मुद्दा पर, चाहे यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पर, तो उसे फॉलो जरूर कीजिए और दा मुद्दा से जुड़िए। और अगर कोई साथी कोई सुझाव देना चाहता है तो मैसेंजर के माध्यम से या मेरा मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से सुझाव दे सकता है। और आपके प्रेम सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। और अब चुनाव होने जा रहे हैं, पहले लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। इन चुनाव की हम आपको अपडेट न्यूज देंगे। और दा मुद्दा पर तो आप अक्सर देखते हैं कि राजनीतिक खबर ज़्यादा आती हैं और हम विश्लेषण भी करते हैं। तमाम पार्टियों की जो घटनाक्रम होते हैं उसका विश्लेषण हम करते हैं। और अब थोड़े दिनों के बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता से उनकी रायशुमारी भी करेंगे, उन जनता से जाकर पूछेंगे कि इन चुनाव में क्या मुद्दे हैं, आप लोग किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, आपकी क्या समस्या है, और दा मुद्दा पर इन समस्या को उठाया जाएगा। और इसीलिए आपसे विशेष तौर पर रिक्वेस्ट है कि दा मुद्दा को शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत आभार।